हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन परिचय। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भारत के नक्शे पे शेरशाह सूरी का जीवन चक्र चल रहा है। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि शेरशाह सूरी कहाँ से आए थे, उसके पूर्वज लोग कहाँ से आए थे, क्या उसके पूर्वज लोग दादा या परदादा लोग जो भी थे क्या वो पहले से राजा थे या उनका जो पूर्वज था फिर उसके बाद उसके बेटा फिर उसका बेटा क्या इस तरीके से ये राजगद्दी पाते रहे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि उसके दादा लोग अफगानिस्तान से आए हुए थे। तो पेपर में पूछ लेता है कि पहले अफगानी वंश कौन है, दूसरे अफगानी वंश कौन है, इस तरीके से पूछता रहता है। तो पहले अफगानी वंश जैसा कि हम बताए थे कि लोधी वंश है, और दूसरे अफगानी वंश अगर पूछेगा तो शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी के परदादा लोग दादा लोग अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे। अफगानिस्तान से भारत में आए थे अपने घोड़े का व्यापार करने के लिए, यहीं पे फिर वो बस गए। लोधी वंश के लोधी डायनेस्टी के लोग जैसे इब्राहिम लोधी और बौलो लोधी ने इनको सपोर्ट किया भारत में रहने के लिए, तो वो सब यहीं पे रह गए, अपना यहाँ पे राजकाज और यहाँ पे जो भी बिजनेस होता है वो चलाने लगे। इसी बीच शेरशाह सूरी को घर से भी भगाया गया कई बार, जबकि शेरशाह सूरी कुछ अलग सोचता था कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सत्ता का मालिक एक दिन बनेंगे, तो उसके दिमाग में उसे चल रहा था, वो कुछ अलग ही सोचता था, उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। तो एक दिन ऐसा हो जाता है, ऐसे पड़ाव पे उसकी जिंदगी पहुंचती है कि जैसे हुमायूं उसके बीच आता है, उसके जीवन काल में आता है, हुमायूं से टकराता है। ये मुगल साम्राज्य का जो एक राजा होता है हुमायूं, दूसरा राजा हुमायूं से टकराता है। अब हुमायूं को ये परास्त करता है, हुमायूं को भगा देता है, खदेड़ कर ईरान और इराक के लिए भगा देता है। इसी बीच हुमायूं जब भागता है तो अकबर की प्राप्ति होती है, अकबर का जन्म होता है। अकबर के जन्म के समय ही हुमायूं को यहाँ से भगा दिया जाता है। कुछ महीनों तक अभी अकबर मात्र एक नवजात शिशु था, मतलब छोटा बच्चा था, समझ सकते हैं। तो हुमायूं अपने छोटे बच्चे को छोड़कर यहाँ से ईरान और इराक के लिए भाग जाता है छोड़कर, जबकि ये खदेड़ कर भगा देता है शेरशाह सूरी। अब हुमायूं जब भागता है तो अपने बच्चों को अकबर को छोड़ देता है, तो उसका पालन पोषण उसके चाचा लोग करते हैं, और जो माता का फर्ज होता है, माता का फर्ज महम अंगा नाम की एक नौकरानी होती है, वो बहुत ही अच्छे से उसका पालन पोषण करती है। जबकि पिछली वीडियो में कवर हो चुका है, उसको भी थोड़ा रिवाइंड कराने आपको समझा रहे हैं। अब क्या होता है, कुछ समय पश्चात जब हुमायूं आता है तब तक क्या होता है, इसका शेरशाह सूरी का जीवन काल खत्म हो जाता है। अब शेरशाह सूरी का जीवन काल कैसे खत्म होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब ये हुमायूं को भगाता है तो हुमायूं यहाँ से भागते समय अकबर को छोड़कर जाता है और कर्मनाशा के पास गंगा नदी में डूबने लगता है। जब गंगा नदी में हुमायूं डूबने लगता है तो इसे एक नीच जाति का आदमी, सबसे छोटी जाति का आदमी बचाता है, गंगा में से बचाता है। तो हुमायूं उससे वादा करता है कि अगर हम बच गए तो तुमको एक दिन का राजा जरूर बनाएंगे। तो हुमायूं ऐसा करता भी है, अपने बाणी पे, अपने विचारों पे ये अमल रहता है। तो उसे एक दिन का राजा बनाता है जिसका नाम निजाम होता है या चिश्ती होता है। निजाम या चिश्ती ये नाम आप हमेशा याद रखेंगे। पूछता रहता है कि चमड़े का सिक्का कौन चलवाया था, तो अब देखिए कैसे चला था। पहले याद रखिए, पहले निजाम जो कि उसको बचाया था, क्या नाम था, निजाम नाम है। तो ये निजाम और इसका दूसरा नाम है चिश्ती। तो निजाम और चिश्ती उसे गंगा में से बचा लेता है डूबने से, और हुमायूं जब बच के आता है ईरान से तो इसे एक दिन का राजा जरूर बनाता है। निजाम और चिश्ती को जब एक दिन का राजा बना देता है तो वो सोचता है ये दिन भी हम क्या कर दे कि मेरा हमेशा हिस्ट्री में नाम दर्ज हो जाए, इतिहास में मेरा नाम उसमें लिखा जाए। तो ये एक दिन का राजा बनने की खुशी में अपने चमड़े का सिक्का प्रचलन करवाता है, ये चमड़े का सिक्का स्टार्ट करवा देता है। तो पूछता है कि चमड़े का सिक्का कौन जारी किया था, तो निजाम और चिश्ती ने जारी किया था। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब देखिए क्या होता है, जब हुमायूं चला जाता है तो शेरशाह सूरी का जीवन काल यहाँ से स्टार्ट होता है। शेरशाह सूरी अपना राज्य स्टार्ट करता है, तब उसके पहले क्या नाम होता है, शेर खां। अपना जब गद्दी प्राप्त करता है, गद्दी प्राप्त करने से पहले शेर खां नाम होता है। तो शेर खां जब गद्दी प्राप्त कर लेता है, इसके बाद उसका नाम शेरशाह सूरी। देखिए, ये अपनी जमीन को कई सूबों में बांट देता है, जैसे कि कई सूबों में जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, और
वहां के जो रहने वाले होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ये कुछ न कुछ गिफ्ट के रूप में देता रहता है कि हम अगर आ जाए आपके पास तो हम आपको ये उपहार देंगे, ये करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो एक अलग तरीके से ये जीवन काल उसका चलता रहता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। कई जैसे राज्य हो गया या फिर गांव, सूबे, कस्बे, इस तरीके से बांट देता है और वहां पे एक सेना का अधिकारी अपना लगा देता है। जब सेना का अधिकारी जो लगाता है उसका नाम क्या होता है, सेना का जो अधिकारी वहां पे एक स्थिर कर देते हैं। जैसे एक गांव हो गया या एक सूबा हो गया या एक कस्बा हो गया, तो वहां पे एक सेना का अधिकारी लगा देता है। उस सेना का अधिकारी क्या नाम होता है, सिकदार ए सिकदारान या मुंशी खान। देखिए सिकदार, सिकदार ए सिकदारान। सिकदार ए सिकदारान, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं मुंशी खान। ये वहां पे अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। ये क्या करता है, ये न्याय प्रशासन और राजस्व का काम देखता है। ये क्या करता है, ये न्याय प्रशासन और राजस्व का काम देखता है। और इसी के पथ पे, मतलब शेरशाह सूरी के पथ पे ही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होता है वो डीएम और कलेक्टर लोगों का अपॉइंटमेंट और यहाँ से स्टार्ट कर देता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि यहीं से शुरू हो जाता है उसका अपने, जब आएगा उसका लॉर्ड कॉर्नवालिस का, जब इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे राज करेंगी तो वहीं पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डीएम और कलेक्टर शेरशाह सूरी के जो भी नियम कानून होते हैं इसी कानून पे उसका अपॉइंटमेंट करने लगता है। और शेरशाह सूरी के जीवन काल में इसी के दरबार में एक टोडरमल नामक एक विद्वान आ गए थे, जो कि आपको अकबर के जीवन काल में भी देखने को मिलेंगे। अकबर के ये नौरत्न होते थे टोडरमल। अब टोडरमल क्या करते थे, तो टोडरमल एक नौरत्न के रूप में अकबर के जो प्रशासन होते हैं, अकबर के प्रशासन में टोडरमल ने काम किया था, उसके नौरत्न के रूप में। आप पढ़े होंगे, हम जब पिछली वीडियो में पढ़ा रहे थे टोडरमल को, या फिर जो भी मान सिंह, टोडरमल और फैजी होते थे, कई लोगों को हम बताए थे उसमें कि अकबर के जो भी नौरत्न है सभी लोग के बारे में चर्चा किए थे। और देखिए क्या होता है कि यहीं पे टोडरमल क्या करते हैं, यहाँ पे इसके डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये अपना लेते हैं और यहाँ पे सुधार करते हैं उसके डिपार्टमेंट में। मतलब जो टोडरमल होते हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम देखने लगते हैं। फिर सबसे पहले तो एक सैनिक का आदमी वहां पे अपॉइंटमेंट किया गया था, फिर उसके बाद टोडरमल को अपॉइंटमेंट कर दिया गया। टोडरमल उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम देखने लगे, जबकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद शेरशाह सूरी देखता था जब वो राजा नहीं बना था, तब जब उसका जीवन बहुत ही गंभीर परिस्थिति में चल रहा था, जब वो यहाँ से वहां भागता फिर रहा था, तब उस समय क्या था, शेरशाह सूरी खुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी लिया हुआ था। अब इसके बाद क्या होता है कि शेरशाह सूरी जमीन को 3 प्रकार में बांट देता है। अपनी जमीन जो भी उसके पास पड़ोस में जो भी जमीनें थी उसको 3 प्रकार में बांट कर राजा का पद निभाता है, राजा के कुर्सी बैठा रहता है, तो राजा का फर्ज अदा करता है। जैसे कि क्या क्या उसमें किया था, वो जमीन को 3 भागों में बांटा था। जैसे पहला हो गया उपजाऊ, दूसरा हो गया परती, तीसरा हो गया बंजर। 3 प्रकार के जमीन में बांट देते, मतलब जो भी जमीन का टुकड़ा होता था, जैसे 20 बिस्सा 10 बिस्सा होता है ना, उसको 3 प्रकार के भागों में बांट देता है। जहां की भी जो भी जमीन थी उसे 3 प्रकार के भागों में बांट के जो भी किसान लोग होते थे उसे रियासत देने लगा, उसे कुछ छूट देने लगा। और इसे जब बांट दिया तो इसका नाम सामूहिक रूप से इसको रख दिया क्या, रय। तो इसे हम रय के नाम से जानने लगे। जब ये 3 प्रकार की भूमि में बांट देता है तो इसे हम रय के नाम से जानने लगे। इसका नाम रख दिया रय, इसे रय के नाम से जानने लगे। ठीक है, अब रय के हिसाब से जानने लगे तो पूछता है कि रय किसे कहते हैं। तो अब बता सकते हैं जमीन का जो भाग होता है, जमीन का जो विभाजन किया था शेरशाह सूरी ने, उसे हम रय के नाम से जानने लगे। ठीक है, तो होता क्या है कि अब
शेरशाह सूरी के जीवन काल में जमीन नापने का कुछ जो पड़ाव होता है, जमीन नापता है तो ये बहुत ही गड़बड़ा जाता था पहले। तो करता क्या, तो लोधी डायनेस्टी से जो भी लोग नापते थे, एक लोहे का टुकड़ा बहुत लंबा रॉड होता था, मतलब जैसे हो सकता है कि 20 फीट 10 फीट का होता था। तो उस रॉड को ये लिया, उसके बाद उस रॉड को 4 भागों में विभक्त कर देता है। ठीक, उस रॉड को 4 भागों में विभक्त कर देता है, जिससे लोधी वंश नापते थे। मान लीजिए ये रॉड हो गया, ये मान लीजिए 20 फीट का रॉड है, इसे ये 4 भागों में विभक्त कर दिया। ठीक, 1 2 3 4 4 पार्ट में विभक्त कर दिया। अब होता क्या था, जो लोधी, ये लोधी वंश का था, लोधी वंश का भाग एक का एक था, पूरा मैंने सटा हुआ था। तो लोधी वंश इसे पहले कहते क्या थे, तो देखिए लोधी वंश इसे एक नाम दे दिए थे, लोधी वंश एक नाम दे दिए थे जिसका नाम गज ए सिकंदरी। इसे लोधी वंश ने गज ए सिकंदरी नाम से एक नाम दे दिए थे कि इस रॉड का नाम क्या है, गज ए सिकंदरी। इस रॉड का नाम लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी के लोग या सिकंदर लोधी जिससे नापता था, इसका नाम गज ए सिकंदरी रख दिया था। अब इसी गज ए सिकंदरी को 4 भागों में विभक्त कर देता है कौन, यही शेरशाह सूरी। अब ये शेरशाह सूरी के नाम से जानने लगा था, शेरशाह सूरी के नाम से प्रचलित हो गया, तो शेरशाह सूरी ने इसे 4 भागों में गज ए सिकंदरी को बांट देता है। यहां से बांट दिया, इस तरीके से काट दिया, इस तरीके से 4 भागों में विभक्त कर दिया। अब इस 4 भागों को किया क्या, काटने के बाद तो कुछ तो इसका उपयोग होगा। इसका उपयोग इस तरीके से करता है कि जो रॉड होता है, देखते हैं आपकी गर्मी के दिनों में लोहा क्या होता है, लंबा हो जाता है। गर्मी के दिनों में लोहा लंबा हो जाता है और ठंडी दिनों में सिकुड़ जाता है। या तो लोहा देखेंगे या तो आपके आसपास जो तार होंगे, तारों को आप भी देखेंगे, तार भी गर्मी के दिनों में फैल जाते हैं, और जो बिजली के खंभे तार होते हैं वो भी गर्मी के दिनों में फैल जाते हैं और ठंडी दिनों में सिकुड़ जाते हैं। उसी प्रकार ये भी गज ए सिकंदरी को क्या किया, 4 भागों में बांटकर यहाँ पे बीच में रस्सी बांध दिया था। इस रस्सी में यहाँ पे रस्सी बांध दिया था। ठीक, अब यहाँ पे भी रस्सी बांध दिया, यहाँ पर भी रस्सी बांध दिया। रस्सी बांधने का इसका तात्पर्य ये था कि अगर यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है तो इसका जो नाप होता है स्पष्ट एकदम रूप से मिलता रहे। अगर ये 20 फीट का नाप रहा है तो गर्मी में भी 20 फीट मिले, ठंडी में भी 20 फीट मिले, क्या कि ये ना तो सिकुड़े ना तो फैले। बस इसका यही एक ही मतलब था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ये तो हो गया गज ए सिकंदरी का नाप, जो कि शेरशाह सूरी ने सिकंदर लोधी का जो गज ए सिकंदरी था उसे अपनाया था। अब क्या होता है कि इसमें एक इंश्योरेंस प्रणाली लोगों के बीच में ला दी। इंश्योरेंस प्रणाली क्या होती है भाई, अब देखिए कि जो जमीन का भाग होता है, मान लीजिए उस समय मौसम का बहुत मार चल रहा था, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो होता था क्या कि जो भी भूमि थी इसमें अगर किसी किसान को मान लीजिए घाटा हो जाता है, अगर ये राजा इस बन गया तो मान लीजिए यहाँ पे इसका फसल खराब हो जाता है। जब फसल खराब हो जाता है तो इंश्योरेंस प्रणाली ये लागू कर दिया। फसल खराब होने के कारण अगर बोलता था कि अगर आपकी फसल खराब होती है तो आपको यहाँ से मतलब सरकार की तरफ से 2.5% 2.5% आपको इंश्योरेंस के रूप में मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब आप मंथली या फिर सालाना कुछ यहाँ पे जमा करेंगे। मतलब जो भी गवर्नर होगा, गवर्नर को या सरकार को या शेरशाह सूरी को आप कुछ कर के रूप में देंगे, तो अगर फसल खराब होगी तो आपको 25% मतलब कि 2.5% इसका मुनाफा आपको दिया जाएगा। तो ये कुछ चीजें वो अपने शासनकाल में कर चुका था शेरशाह सूरी, जो कि बहुत अच्छा काम किया था। अब इसके बाद क्या होता है कि शेरशाह सूरी एक कुछ नया काम करता है। कुछ वो कौन सा नया काम होता है भाई, कि देखिए ये एक चांदी का सिक्का और सोने का जीतल नाम का सुने होंगे आप, चांदी का टंका और सोने का जीतल, जो कि इल्तुतमिश या दिल्ली सल्तनत का जो राजा था वो चलवाया था। तो चांदी का जो टंका होता है, क्या नाम था, वो इल्तुतमिश ने चलवाया था। टंका, पहले देखिए ध्यान से, टंका ये इल्तुतमिश ने चलवाया था, टंका और जीतल। आपको
सिक्के का वहां पे फोटो दिख रहा है, जो चांदी का टंका था, सोने का जीतल था। अब इसका परिवर्तन शेरशाह सूरी ने किस प्रकार करवाया था? तो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने टंका को इसका नाम रख दिया रुपया। टंका का क्या नाम रख दिया? रुपया। इसका नाम चेंज करके अपने जमाने में रुपया रख दिया। ठीक है भाई, ये रुपया कहां से नाम आ गया? तो रुपया नाम सबसे पहले एक शासन और था। कौन सा शासक था जो कि इस रुपया को कुछ और ही नाम से बुलाता था? गुप्त वंश का एक शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से आप जानते होंगे उसे। गुप्त वंश का एक शासक था जो कि इस टंका को सबसे पहले क्या बोला था? रुपयक बोला था। जो गुप्त वंश का शासक था इसे टंका को रुपयक, सबसे पहले रुपयक कौन चलवाया था? रुपयक। तो पूछता है कि जो चांदी का सिक्का होता है सबसे पहले किस काल में चला था? तो गुप्त वंश में चला था, उसका नाम क्या होता है? रुपयक। अब उसके बाद जब इल्तुतमिश आता है तो इल्तुतमिश क्या करता है? रुपयक का नाम चेंज करके टंका कर देता है। अब जब ये रुपयक का नाम टंका कर देता है तो शेरशाह सूरी कहां से पीछे होने वाला है? ये भी कुछ ना कुछ करेगा। तो ये जब आता है टंका का नाम चेंज करके रुपया रख देता है। तो आज ये रुपया अभी भी हम लोग जानते हैं। जो बिहार की राजधानी पटना है उसका भी नाम चेंज किया था। उसका नाम क्या था? सबसे पहले उसका नाम, बिहार की राजधानी जो पटना है तो उसका नाम पाटलिपुत्र था। तो पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके ये शेरशाह सूरी ने पटना रख दिया था। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके पटना रख दिया था। तो आखिर पाटलिपुत्र कौन रखा था? पाटलिपुत्र उदयन रखा था, या तो उद्यन। उद्यन आप जानते होंगे, उद्यन आप जानते होंगे जो कि किसका बेटा था? मगध साम्राज्य का ये राजा था। कौन? उदयन या उदयन? उदयन। ठीक, ये क्या किया था? ये बिहार की राजधानी जो पटना है उसका नाम पाटलिपुत्र रख दिया था। तो जो पाटलिपुत्र है इसी को चेंज करके फिर शेरशाह सूरी ने क्या कर दिया था? पटना रख दिया। ठीक है, अब देखिए इसी के जीवन काल में, मतलब शेरशाह सूरी के जीवन काल में एक इतिहासकार या एक लेक्चरर या बोल सकते हैं इस तरीके से, एक लेखक थे जिसका नाम मलिक मोहम्मद जायसी होता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी क्या करते हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम पद्मावत है। पद्मावत या पद्मावती के नाम से आप जानते होंगे, परिचित होंगे। इसमें एक मूवी भी बन चुकी है पद्मावत, जिसमें दीपिका पादुकोण हीरोइन है। ये पद्मावत कौन लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। तो ये तो था आज शेरशाह सूरी का जीवन काल। अब मिलते हैं थर्ड पार्ट में, जिसमें हम बताएंगे कि शेरशाह सूरी ने कैसे ग्रांड ट्रंक रोड मतलब जीटी रोड का निर्माण करवाया था। अगर ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में आप सुने होंगे तो आप यही सोचते होंगे बचपन से लेकर आज तक, मतलब जब से आप जानकार हुए हैं कि ग्रांड ट्रंक रोड मतलब जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया, तो आप जानते होंगे कि शेरशाह सूरी ने करवाया था, जबकि ये गलत बात है। असल में शेरशाह सूरी ने नहीं करवाया था, असल में चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। उसका जो जीटी रोड का निर्माण है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो अगर इसके बारे में आप कुछ नॉलेज रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे भी अगर नहीं पता है तो हम आपको अगले पार्ट में मतलब पार्ट थर्ड में जरूर बताएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।